नमस्कार दोस्तों, आज जो चर्चा हम करने वाले हैं तो थोड़ा सा टॉपिक आपका छूट गया था इससे पहले की क्लास में। और टॉपिक हमारा क्या छूटा था उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उस पे थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था और छूटा हुआ क्या था, कुछ स्पेशल टाइप के नेम थे और उन नाम से क्वेश्चन पूछ देता है कि वो नाम कौन से हैं और उस पे आपको किसकी चर्चा करनी है, किस नाम का मीन्स क्या होता है या उसका उपनाम क्या है। तो हम नाइडेरिया के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके काफ़ी नाम पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। नाइडेरिया नाइडेरिया के कुछ सदस्य हैं, तो उनके नाम भी देख लेते हैं। नाइडेरिया के कुछ नाम हैं। तो जैसे कि कुछ नाम हम आपको बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। जैसे कि ओविलिया। ओविलिया को किसके नाम से जानते हैं? तो सी फर के नाम से जानते हैं। किसके? सी फर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आता है मिलीपोरा। मिलीपोरा। मिलीपोरा क्या होता है? तो मिलीपोरा को स्टिंगिंग कोरल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टिंगिंग कोरल के नाम से जानते हैं। GING है, ING है। स्टिंगिंग कोरल के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा मोटा पेन चल रहा है, एक नंबर पे ले लेते हैं। फिर फाइसेलिया को किस नाम से जानते हैं? फाइसेलिया को किस नाम से जानते हैं? तो इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको वैसे बताया था, मगर ये नाम चूंकि पूछे गए हैं इसलिए पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है? ऑरेलिया को किस नाम से जानते हैं? ऑरेलिया को किस नाम से जानते हैं? तो जेलीफिश के नाम से जानते हैं। नाम लिख लीजिएगा, ये छूट गया था। जेलीफिश के नाम से जानते हैं। मैट्रीडियम को किस नाम से जानते हैं? मैट्रीडियम। मैट्रीडियम को किस नाम से जानते हैं? तो मैट्रीडियम को प्राय सी एनीमोन के नाम से जानते हैं। सी एनी मोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सी एनीमोन के नाम से जानते हैं। और एडेमेसिया को किस नाम से जानते हैं? एडेमेसिया को किस नाम से जानते हैं? तो इसको भी सी एनीमोन के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों को सी, ये भी सी एनीमोन है, ये भी सी एनीमोन है, और अक्सर सी एनीमोन पूछ देता है। इसके अलावा मैंड्रिना को किस नाम से जानते हैं? मैंड्रिना। मैंड्रिना को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा है ब्रेन कोरल। ट्यूबीपोरा को किस नाम से जानते हैं? ट्यूबीपोरा। तो ट्यूबीपोरा को प्राय किस नाम से जानते हैं? तो ट्यूबीपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं। ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा क्या है? फंजिया। फंजिया को किस नाम से? यू बना है ये फंजिया, ये ए बना है। फंजिया को किस नाम से जानते हैं? तो मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। ये हो गया मशरूम कोरल। इसके अलावा एक आता है एल्कायोनियम। एल्कायोनियम, इसको हम डेड मैंस फिंगर के नाम से जानते हैं। डेड मैंस फिंगर के नाम से जानते हैं। तो ये आपके कुछ जो नाइडेरियंस हैं उनके कॉमन नेम्स थे, और इन्हीं कॉमन नेम से अक्सर क्वेश्चन बना देता है या अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये आप कॉमन, ऐसा नहीं है, ऐसे कॉमन नेम्स को दो चार बार अगर समझेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें से फाइसेलिया में पॉलीमार्फिज्म होता है, इसके कई रूप होते हैं। जबकि अक्सर जैसे ओबिलिया वगैरह है ये डाइमार्फिज्म होता है, इसमें पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज होती है। तो ये इससे पहले की जो हमने आपको क्लास ली थी उसमें हमने क्लियर कर दिया था, यही पॉइंट छूट रहा था। अब हम चलते हैं आज के अपने क्लास पे, और आज की क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थीज। चूंकि हमें मालूम नहीं था कि कलर पेन से ये डिस्टर्ब होगा, तो हमने नोट्स आपके लिए कलर पेन से बनाए, और वो कलर पेन जब स्कैन करो तो वो कलर पेन मिस कर रहा है, मतलब वो कलर पेन थीस
प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज होता क्या है और इसका करेक्टर्स क्या हैं, मेन करेक्टर्स क्या हैं, कहाँ पाया जाता है, इन सब की चर्चा हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत करने वाले हैं आपके लिए। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने क्या वाला है, तो पहले देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। तो इसके खास करेक्टर देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, इसमें कितनी जातियां आती हैं, तो लगभग 13,000 इसके अंतर्गत स्पीसीज आती हैं। कितनी स्पीसीज आती हैं, तो लगभग 13,000 इसके अंतर्गत स्पीसीज आती हैं। और इनको प्राय फ्लैट वर्म के भी नाम से जानते हैं। इसको हम प्राय किसके नाम से जानते हैं, फ्लैट वर्म के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि इनकी जो जातियां होती हैं अक्सर चपटी होती हैं, इसीलिए इन्हें हम फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम किसने दिया था, तो कुछ पहले जनरल करेक्टर पे नजर डाल लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक साइंटिस्ट थे जेंगबर, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, जेंगबर, ये साइंटिस्ट थे जेंगबर। इन्होंने क्या किया था, 1859 में फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था, ये क्या किया था, सजेस्टेड नेम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम किसने सजेस्ट किया था, जेंगबर ने किया था। ये जी बना है, जी जेंगबर ने किया था। ध्यान रखिएगा, दूसरा फ्लैट वर्म होते कैसे, तो फ्लैट वर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, जैसे कि पोरी फेरा पढ़ा, पोरी फेरा पढ़ा, उसके अलावा नाइडेरिया पढ़ा, ये सब कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें जो मेन लेयर्स थी वो दो थी, कौन कौन सी थी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। यहीं से प्लेटीहेल्मिन्थीज से 3 लेयर्ड में शुरू हो जाता है। तो यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि आल बर्मर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 परतों से संबंधित होते हैं। अर्थात क्या होगा, एक्टो, मीजो और इंडो, यहीं से 3 परतों का शुरुआत हो जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इनका खास करेक्टर है, तो कुछ खास करेक्टर यहां भी देख लेते हैं। जैसे कि जनरल करेक्टर में हमने दिया है कि मोस्टली पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों पर जीवन यापन करते हैं। ये किस प्रकार के पैरासाइट हैं, तो कहा है एक्टो पैरासाइट है, अर्थात या तो बॉडी के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, या इंडो पैरासाइट है, या बॉडी के अंदर रहकर भोजन को प्राप्त करते हैं। सम फ्री लिविंग बट एक्वेटिक, इसकी अधिकतर जातियां, ध्यान रखें यहां हमने शब्द मोस्टली लगा दिया। मोस्टली का मतलब यहाँ क्या है, तो मोस्टली का मतलब है ज्यादातर। यहाँ क्या होता है, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम ले लेंगे कि मैक्सिमम को मतलब बहुत ज्यादा जो जातियां हैं वो जातियां कैसी हैं, पैरासाइट हैं। मगर कुछ, सम हमने लिखा, सम माने होता है कुछ, मतलब गिनी चुनी जातियां जो हैं वो कैसी हैं, फ्री लिविंग है। मगर फ्री लिविंग तो है, स्वतंत्र रहती हैं, मगर कहाँ स्वतंत्र रहती हैं, तो जल में। कहाँ पाई जाती हैं, इन वाटर, जल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं कुछ जातियां। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शोइंग डेवलप्ड ब्लाइंड सैक, इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। अभी तक आप नाइडेरियम क्या देख रहे थे, टिश्यू सिस्टम ग्रेड देख रहे थे, पोरीफिस्टम में सेल सिस्टम ग्रेड देख रहे थे। तो यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड किसमें देखने को मिलता है, शुरुआत में तो बॉडी जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड देखने को मिलता है वो प्राय हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ ब्लाइंड सैक भी उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, ब्लाइंड सैक, वेरी इंपॉर्टेंट।
इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब अगर इनको काटा जाए तो एक ही एंगल से ये दोनों बराबर, जैसे हम लोगों में कैसे सिमेट्री, बाइलेटरल। तो बाइलेटरल का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोगों में ऐसे काटा जाए तो आधी नाक, आधा आंख और आधा हिस्सा, मतलब दो बराबर भागों में होंगे। अगर हम लोगों को ऐसे काट दिया जाए तो सर ऊपर चला जाएगा, धड़ नीचे चला जाएगा, तो मतलब आधा हिस्सा होगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ, सर ऊपर जाना चाहिए आधा, तो भाई बराबर भाग होंगे नहीं। तो वही यह है, कहता बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एसिलुमेट होते हैं, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। एसिलुमेट बहुत अच्छा शब्द। एसिलुमेट का मतलब इसमें सीलोम का अभाव होता है। किसका, सीलोम क्या होती है, एब्सेंट होती है। सीलोम एब्सेंट होती है, तो इसीलिए क्या कहता है, एसिलुमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं, एसिलुमेट होते हैं, अर्थात सीलोम। विदाउट सेफलाइजेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें सेफलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसमें पूछता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है इनमें जो विखंडीकरण होता है वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, मेटामेरिक होता है। कैसा होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, या खंडन देखने को मिलता है, मेटामेरिक। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा हम और आपको जानकारी दे दें, ये यहाँ जानकारी थोड़ी सी और शेयर करेंगे जो कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जानकारी ये है कि जो ये सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं, तो बता दिया है, इनमें जो बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं बॉडी में, तो कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो अनसेगमेंटेड होती हैं। तो कौन सी होती हैं, अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड मतलब जिनमें खंड नहीं होता, वो कौन सा है, तो वो है प्लेनेरिया। ध्यान रखिएगा, ऐसी भी जातियां हैं जिनमें खंड नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा, प्लेनेरिया, फैसियोला। हम इसलिए बता रहे हैं कि कहीं कंफ्यूजन में ना हो कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है तो सब में पाया जाता नहीं। प्लेनेरिया और फैसियोला में जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड, इसमें खंड होते ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा, सेगमेंटेड कौन होता है, सेगमेंटेड का मतलब खंड वाला कौन होता है, तो जब खंड वाले की बात करते हैं तो टीनिया है। कौन है, टीनिया, सोलियम, जिसे फीता क्रम बोलते हैं। ये कैसा होता है, इसकी बॉडी खंडेड होती है, खंडों में विभाजित होती है। और अनसेगमेंटेड कौन होता है, ये प्लेनेरिया और फैसियोला, इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, अखंडित होती है, या इनकी बॉडी में खंडों का अभाव होता है, मतलब स्मूथ होते हैं इस तरह। बिल्कुल कैसे होते हैं, स्मूथ, इस तरह से। खंडों का मतलब क्या, जैसे अंगुरी है, तो देखिए पोर हम लोगों की दिख रही है बिल्कुल ऐसे, ये, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आता है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसे हम पाचन पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। किसके, पाचन तंत्र के नाम। इनका पाचन तंत्र कैसा होता है, या इनमें जो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसके अलावा क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन होता है, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब कैसे होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। इनमें दूसरा क्या होता है, एनस अब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एनस क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। लाइक सीलेंट्रॉन, लाइक सीलेंट्रेट्स, जैसे कि सीलेन, यन बना है ये, सीलेंट्रेट, जैसे कि सीलेंट्रेट में एनस क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसी प्रकार इनमें भी एनस अनुपस्थित होता है, यानी इसमें गुदा द्वार नहीं पाया जाता है। और तब क्या होगा, विथ यानी बंद होगा। पीछे से क्या होगा, जब भाई गुदा द्वार नहीं होगा तो छेद बिल्कुल बंद होगा गुदा का, तो बिल्कुल क्या होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, बॉडी प्लान।
ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस में पाया जाता है? तो सीलेंट्रेट में भी पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस में पाया जाता है ब्लाइंड सैक। तो अगर वहाँ आपका सीलेंट्रेट दिया हो तो उसको सही करना है, अगर सीलेंट्रेट की जगह प्लेटीहेल्मिन्थीज दिया हो तो इसको भी सही करना है। इन दोनों में अगर देना हो बोथ तो बोथ को आपको एग्जाम में टिक करना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर आता है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं अर्थात उत्सर्जन अंग क्या होते हैं? उत्सर्जन जो अंग है वो कौन से होते हैं? तो एक्सक्रीटरी जब ऑर्गन की बात करते हैं तो उनमें आता है प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या आता है? प्रोटोनेफ्रीडिया, ये प्रोटोनेफ्रीडिया, अथवा सोलेनोसाइट, सोलेनोसाइट, अथवा फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, ये पाई जाएंगी। ये संरचनाएं हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है? या तो प्रोटोनेफ्रीडिया दिए गए, सोलेनोसाइट, अक्सर आपको फ्लेम सेल देखने को मिलता है। तीनों नाम बता दिए हैं, तीनों कंडीशन में एक आपको एग्जाम में रखा मिलेगा या पूछ देंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इनमें अभी हमने बताया था कि 3 लेयर्ड होते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म पाई जाती है। अच्छा, इनमें फिर आता है रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, और इनमें श्वसन कैसा पाया जाता है? ये कैसे श्वसन करते हैं? तो रेस्पिरेशन कैसा होता है? एनएरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? अनाक्सीकृत होता है, अनाक्सीकृत होता है। अनाक्सीकृत का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होता है इनमें रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारी बॉडी में पाया जाता है, ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये इनमें एडॉप्टेशन होता है कि वो बिना ऑक्सीजन के अपना रेस्पिरेशन को मेंटेन करते हैं, यानी अपने फूड को तोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलता है ये भी देख लीजिएगा। तो ये प्राय अगर देखने को मिलेगा आपको तो इंटरनल जो पैरासाइट होते हैं, इंटरनल, सब में नहीं, अब फ्री लिविंग है तो उसमें तो एरोबिक होगा ना। इंटरनल नल जो पैरासाइट होते हैं, इंटरनल पैरासाइट, और उसमें इंटरनल पैरासाइट में कौन सा आता है? टीनिया। तो इसमें कैसा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाई देता है। अतः इसमें अभी हमने बताया था सेफलाइजेशन, एक हमने शब्द बताया था ये सेफलाइजेशन, तो इसको अब थोड़ा सा सेफलाइजेशन को भी समझ लीजिएगा। सेफलाइजेशन क्या होता है? इसका होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ हेड। क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ हेड, मतलब इसमें जो सर है वो विभेदीकृत होता है। तो इसमें क्या होता है? विदाउट हमने लिखा है। सेफलाइजेशन का मतलब होता है कि सर जिसमें विभेदीकृत हो, सेफलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या होता है? विदाउट सेफलाइजेशन, इसमें हेड जो है वो स्पष्ट नहीं होता है, या यहीं से बोल सकते हैं कि हेड की शुरुआत होती है, इसलिए हेड बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। ये हमारा कहने का मतलब था। अच्छा, बॉडी वॉल अभी बता दीजिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है विथ आउटर थिक क्यूटिकल। इसकी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है सबसे बाहर इसमें क्यूटिकल पाई जाती है, फिर क्यूटिकल एपिडर्मिस पाई जाती है, प्रेजेंस प्रेजेंस और अब्सेंट, ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस, क्यूटिकल एपिडर्मिस, प्रेजेंस और लिखेंगे अथवा अब्सेंट, या तो उपस्थित होती है या फिर अनुपस्थित होती है। सेलुलर और सिनकाइटियल मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेड, मतलब ध्यान रखिएगा इनमें जो बाहर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है? सिनकाइटियल होती है। सिनकाइटियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट, और एसेप्टेट होती है। बिलो एपिडर्मिस इज द मस्कुलर लेयर विद द सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक मसल्स। देखना, एपिडर्मिस के जो नीचे की कंडीशन इस तरह से हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? तो अभी हमने आपको बताया
जो एपिडर्मिस के नीचे का कंडीशन, तो एपिडर्मिस तो आपको पता चल गया कि आउटर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, प्रेजेंस से एब्सेंट रहती है, और जो उसके नीचे सेलुलर सिंकाइटियल मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट जो एपिडर्मिस के नीचे मसल्स लेयर होती है विथ सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक मसल, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक दोनों प्रकार की मसल्स हमें देखने को मिलती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दीज मसल्स फाइबर्स आर स्मूथ टाइप, इनमें जो मसल्स पाई जाती हैं वो स्मूथ टाइप होती हैं। अटैच्ड विद बॉडी वॉल आर हुक स्पाइंस एंड स्पाइन्यूल्स हेल्पिंग इन पैरासाइट इन द होस्ट बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो या तो सकर्स पाए जाते हैं या हुक्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा हमारे अंदर ये चिपके रहते हैं, क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा, एलिमेंट्री कैनाल आइदर एब्सेंट जैसे कि सिस्टोडा में, और प्रेजेंट या तो उपस्थित रहती है, बट इन कंप्लीट लैक एनस, अभी हमने बताया था इनमें एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम उपस्थित भी रहता है या अनुपस्थित भी रहता है, अनुपस्थित सिस्टोडा में रहता है, उपस्थित किस में रहता है, तो उपस्थित रहता है जो हमारे फ्री लिविंग है या जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है उनमें, और इनमें बॉडी से एक प्लांट पाया जाता है, तो अभी हमने आपको बता दिया था, तो ये सब हमने आपको बता दिया है। इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो मोस्ट प्रिमेटिव होता है, बहुत पुराने प्रकार का, जो सर्कुलेशन का मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है बहुत पुराने प्रकार का होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट बता चुके हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेरेब्रल रिंग पाई जाती है, इनमें नर्वस सिस्टम में क्या पाई जाती है, सेरेब्रल रिंग पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जनन अंग की बात करते हैं, मोस्टली मोनोसियस होते हैं, सम आर डायोसियस, या तो ये एक लिंगी होते हैं या तो द्विलिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, टेकिंग प्लेस आफ्टर कॉपुलेशन, क्या होता है, टेकिंग प्लेस आफ्टर कॉपुलेशन। डेवलपमेंट की बात करें तो क्लीवेज स्पाइरल होता है, इनके एग में जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है, एंड स्ट्रांगली डिटर्मिनेट, जिसको निर्धारित कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्राय इनमें इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इनमें लार्वल अवस्था होती है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिनके जीवन चक्र में लार्वल अवस्था होती है वो सब इनडायरेक्ट बोलेंगे, और जिनके जीवन चक्र में लार्वल अवस्था नहीं होती है उनको डायरेक्ट बोलेंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन किस पर क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ लाइफ, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ देते हैं क्लासिफिकेशन किस पर निर्भर करता है, या किस पर निर्भर करता है, या किसको आधार मानकर क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो इनका क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो किसको आधार माना है, तो उसने माना हुआ है मोड ऑफ लाइफ, जीवन जो जीने का इनका स्तर है उसके आधार पर किया गया है। और इसके अलावा प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, जो इनमें भोजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया, ध्यान रखिएगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर, तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है इनको प्राय 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें, 3 भागों में, इनके 3 क्लास बनाए गए हैं। इनके क्लास की संख्या कितनी है, तो प्राय 3 क्लास बनाए गए हैं। कौन से क्लास बनाए गए, 3। पहले आता है टर्बिलेरिया, क्या आता है, टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया होते कैसे हैं, तो मोस्टली जो होते हैं, यहां लिखेंगे मोस्टली फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से रहने वाले हैं। मेजोरिटी एक्वटिक होते हैं, दूसरे ये कैसे होते हैं, एक्वटिक होते हैं, अर्थात ये जली होते हैं। और जली में कैसे होते हैं, ये मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। सीलिया ऑन द बॉडी वॉल, और इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है, तो इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है, बॉडी पर सीलिया लगे रहते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है, तो बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, कैसे होती है, अनसेगमेंटेड होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो खंड विहीन होती है। माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है। माउथ कैसा होता है, माउथ वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। दूसरा नेक्स्ट करेक्टर क्या है, सकर एब्सेंट होता है, सकर्स
absent होते हैं। सकर्स का मतलब क्या होता है, चूसक अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये जब पैरासाइट होंगे नहीं तो चूसक क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। इनका एग्जाम्पल क्या है, तो प्लेनेरिया है, डूजेसिया है, और इनमें प्लेनेरिया और डूजेसिया में ग्रेट रीजनरेशन पावर होती है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन देखने को मिलता है, तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं ट्रिमेटोडा पे, क्लास सेकेंड है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा क्या होता है, इनको प्राय फ्लूक बोलते हैं, तो इनको यहाँ क्या बोले, इनको यहाँ लिख लें थोड़ा सा इन्हीं का। इनको प्राय क्या बोलते हैं, तो इनको प्राय फ्लूक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, फ्लूक के नाम से जानते हैं, फ्लूक्स बोलेंगे, इनको फ्लूक्स के नाम से जानते हैं। ये बोथ एक्टोपैरासाइट और इंडो, यानी शरीर के बाहर परजीवी के रूप में भी रहते हैं और शरीर के अंदर भी परजीवी के रूप में रहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो विदाउट सीलिया होती है, विदाउट सीलिया। इनकी बॉडी पर सीलिया या रोम नहीं देखने को मिलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है। कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी पर खंडों का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, अभाव होता है। इनमें एक ऑर्डर है इनका डाइजीनिया, इनमें एक ऑर्डर है डाइजीनिया। डाइजीनिया ऑर्डर के अंतर्गत कौन आता है, तो लीवर फ्लूक आता है। कौन आता है, डाइजीनिया के अंतर्गत कौन आता है, लीवर फ्लूक आता है, और ब्लड फ्लूक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं कि इनमें ब्लड फ्लूक कौन सा है, ब्लड फ्लूक कौन सा है, तो ब्लड फ्लूक फैसियोला हिपैटिका को कहते हैं, पूरा लिख लीजिएगा, फैसियोला हिपैटिका, हिपैटिका HEPATICA, हिपैटिका। और ब्लड फ्लूक अगर पूछ दे तो सिस्टोमा मैंसोनाई को हम क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लूक। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है ब्लड फ्लूक कौन है, तो सिस्टोमा मैंसोनाई दिया रहेगा आपको एग्जाम में, तो उसको टिक करना है। यदि पूछ दे लीवर फ्लूक कौन है, तो फैसियोला हिपैटिका को सही करना है। बात समझ रहे हैं, दो प्रकार के यहाँ फ्लूक हमें देखने को मिलते हैं, एक लीवर फ्लूक और एक ब्लड फ्लूक। अगर ब्लड फ्लूक की बात करेगा तो फैसियोला हिपैटिका को टिक करना है, यदि ब्लड फ्लूक की बात करेगा तो सिस्टोमा मैनोसोनाई को टिक करना है। और हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्लड फ्लूक और लीवर फ्लूक, और अक्सर ब्लड फ्लूक और लीवर फ्लूक में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए ये हमने आपको लिख दिया है। लीवर फ्लूक का लीवर फ्लूक किसे कहते हैं और ब्लड फ्लूक किसे कहते हैं। टीजीटी पीजीटी में कई बार इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए हम आपको उसको थोड़ा सा जोर दे के आपसे बता रहे थे। अब आता है सिस्टोडा, क्लास हमारा आता है सेकेंड और थर्ड, और क्लास थर्ड में आता है सिस्टोडा। सिस्टोडा क्या है, सिस्टोडा के अंतर्गत कौन आते हैं, तो सिस्टोडा के अंतर्गत कॉमनली कॉल्ड द टेप वर्म, इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, टेप वर्म। इसको प्राय सामान्य भाषा में सिस्टोडा को टेप। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन जो बने हैं वो हम चर्चा पहले कर लेते हैं। पूछ देता है प्लेनेरिया किस क्लास में रखा गया है, तो टर्बिलेरिया में रखा गया है। पूछ देता है डुजेसिया किस में रखा गया है, टर्बिलेरिया में रखा गया है। ये तो क्वेश्चन कई बार आया है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो देखेंगे टीजीटी पीजीटी एलटीजी आईसी आदि में, कि वो पूछता है कि लीवर फ्लूक को किस क्लास में रखा गया है, ट्रिमेटोडा में रखा गया है। पूछ देता है कि ब्लड फ्लूक को किस क्लास में रखा गया है, तो ट्रिमेटोडा में रखा गया, जो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। लीवर फ्लूक तो बता दिया। दूसरा पूछ देता है टेप वर्म को किस क्लास में रखा गया है, तो सिस्टोडा में रखा गया है। और ये भी पूछ देता है सिस्टोडा को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको टेप वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, तो टेप वर्म कहते हैं। और ये क्या होता है, ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट तो है और कैसा है, विदाउट सीलिया है। कैसा है,
विदाउट सीलिया। ऐसा परजीवी है जिसमें सीलिया का अभाव होता है, यानी रों का अभाव होता है। तो जब रोएं होंगे नहीं तो ज्यादा ये मूवमेंट कर नहीं पाएगा। सीलिया किस में देखने को मिलती है भी समझ लीजिएगा। सीलिया हरदम, सीलिया या फ्लैजिला अक्सर हमें उन जीवों में देखने को मिलते हैं या तो जल में पाए जाएंगे, क्योंकि सीलिया कहाँ काम कर सकते हैं, उनको पानी में तैरने में मदद कर सकते हैं, मूवमेंट करने में मदद कर सकते हैं जनरली, इसलिए वहां देखने को मिलते हैं। और चूंकि ये इंडो पैरासाइट है, अंदर पाया जा रहा है, तो सीलिया होने की संभावना है ही नहीं। और चूंकि इंडो पैरासाइट है तो हमारे शरीर का जो पचा हुआ भोजन है ये उसी का भक्षण करेगा। क्या करेगा, ये पचे हुए भोजन का ही भक्षण करेगा। और जब ये पचे हुए भोजन का भक्षण करेगा तो पचाने की जरूरत है नहीं, तो इसीलिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। ये क्वेश्चन बना है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र का अभाव होता है, तो वो है सिस्टोडा ग्रुप। टेपवर्म बोलते हैं इसको, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं इसमें कौन कौन आता है। पोर्क टेप वर्म आता है। कौन आता है, पोर्क, पोर्क टेप वर्म आता है। दूसरा बीफ टेप वर्म आता है। इसके अलावा डॉग टेप वर्म आता है। इस प्रकार के टेप वर्म अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आते हैं, पोर्क टेप वर्म, बीफ टेप वर्म और डॉग टेप वर्म, ये देखने को हमें मिलते हैं। अच्छा, थोड़े से जरा सी संरचनाएं भी हम आपसे शेयर करेंगे। नाम पूछ देता है तो वो नाम आप लिख लीजिएगा, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन होता है खत्म और जनरल करेक्टर जैसे पूछ देगा तो उनको आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है, वो नाम लिख लेते हैं। जैसे फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका को क्या बोलते हैं, सीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। नाम लिख लीजिएगा। दूसरा है फैसियोला, केवल एफ लगा देते हैं, यहां ऐसे लिख देते हैं, रुकिएगा। क्या हो गया भाई, ये तो ज्यादा खुश हो गए। फैसियोला जी गांटिया, जी गांटिया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कैटल लीवर फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटल लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। कैटल लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा तो ये तो हो गया कैटल लीवर फ्लूक, और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है सिस्टोमा मानसोनाई। सिस्टोसोमा मानसोनाई, मानसोनाई, ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। ब्लड फ्लूक, सॉरी, ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। किसका, ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहां से उठाकर रखता है। इसके अलावा आप आता है फैसियोलोप्सिस बुस्की, सिस बुस्की, BUS के आई है बुस्की। इसको इंटेस्टाइनल फ्लूक के वो नाम से जानते हैं। इंटेस्टाइनल फ्लूक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूक के नाम से इसको प्राय हम जानते हैं। दूसरा टीनिया सोलियम क्या आता है। इसके अलावा एक और फ्लूक है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, पैरागोनीमम, गोनीमस कर देंगे, पैरागोनीमस, यस कर देंगे, US है, गोनीमस वेस्टरमानी, वेस्टरमानी, इसको किसके नाम से जानते हैं, वेस्टरमानी को लंग फ्लूक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लंग, LUNG, लंग
फ्लूक के नाम से जानते हैं, नाम लिख लीजिएगा, लंग फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम को किसके नाम से जानते हैं? तो इसको प्राय पॉर्क टेप वर्म के नाम से जानते हैं, पॉर्क टेप वर्म के नाम से इसको जानते हैं, पॉर्क टेप वर्म के नाम से इसको हम जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन खींच दें तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टीनिया सेगनाटा, टीनिया सेगिनाटा, इसको किसके नाम से जानते हैं? तो बीफ टेप वर्म के नाम से जानते हैं, बीफ टेप वर्म के नाम से जानते हैं, बीफ टेप वर्म के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कौन है? इकाइनो कोकस ग्रेनुलोसस, इसको किसके नाम से जानते हैं? तो इसको डॉग टेप वर्म के नाम से जानते हैं, डॉग टेप वर्म के नाम से जानते हैं, डॉग टेप वर्म के नाम से जानते हैं। तो ये नाम थे और इन नामों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। इनमें से एक नाम दे देता है और यहाँ से एक नाम से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है और बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता है। तो इसलिए हमने इनका सारा नाम बता दिया। डॉग टेप वर्म का और एक नाम है हाइडेटेड वर्म, ये इनके कॉमन नेम है। तो इन नेम्स को आप लिख लेंगे और नज़र बीच बीच में डालते रहेंगे। तो जब नज़र बीच बीच में डाल देंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और ये चीज़ें याद हो जाएंगी, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो कुछ चूंकि वही क्वेश्चन नहीं पूछता कि सेम टू सेम आपसे वही पूछ ले जो आप चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें ऐसे भी पूछता है जो आपको नहीं आती हैं और एग्जामिनर को लगता है लड़का यहाँ फंस सकता है, वही आपसे पूछता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं फैसियोला हिपैटिका की। किसकी? फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका को बोलते हैं। तो फैसियोला हिपैटिका की आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और क्या क्या आता है। तो फैसियोला हिपैटिका को अभी हमने बताया था किसके नाम जानते हैं? सीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, सीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, सीप लीवर फ्लूक। फैसियोला हिपैटिका किसके? हमने आपसे बताया कि जो नोट्स बनाए थे वो हमारी एक आदत है, मैं जब भी लिखने बैठता हूँ तो 6-7 कलर रखता हूँ पेन के, तो हम अलग अलग पेन से लाइनें लिखा करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है लिखने में, और तो इसलिए है। और ये हमने लगता है वो स्काई कलर पेन था तो वो ऑलरेडी हल्का आता है और स्कैन करने में वो स्काई कलर, देखिए जो ब्लैक से लिखा है वो बिल्कुल क्लियर है, जो स्काई कलर से लिखा है वो मध्यम हो गया। अब मुझे तो अंदाज था नहीं कि ऐसा हो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब लीवर फ्लू की जब बात करते हैं तो ये पाया कहा जाता है, हैबिट एंड हैबिटेट। तो पैरासाइट इन बाइल डक्ट ऑफ सीप, ये किसका परजीवी होता है? तो लिख लेते हैं पैरासाइट इन बाइल डक्ट ऑफ सीप। जो भेड़ होता है, भेड़ की जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट का मतलब समझते हैं, बाइल की नलिका यानी पित्त जो नलिका होती है, पित्त की नली होती है, उसका ये परजीवी होता है, इसीलिए सीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये लीफ लाइक पत्ती नुमा होता है, फ्लैट या फ्लैटेंड बॉडी होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? चपटी होती है। क्या होती है? चपटी होती है। सकर्स आर अटैच इनसाइड होस्ट बॉडी, इसके जो सकर होते हैं तो बॉडी के अंदर की तरफ अटैच रहते हैं या बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये इसकी संरचना है। इसमें ऊपर जो होता है माउथ है, माउथ के चारों ओर इस पे सकर है। अगर इसका चित्र बनाएंगे तो ये चूंकि वहाँ वही कलर की वजह से समस्या है, तो ये इस तरह से चित्र इसका बनेगा। ये एक ये बना लेंगे और एक ये, और इसके चारों ओर ये पाया जाता है सकर। तो ये हो गया इसका माउथ
और इसके चारों ओर जो पाया जा रहा है ये हो गया सकर। अच्छा, इसके अलावा ये जो है इसे गोनोपोर के नाम से जानते हैं, मध्य में संरचना गोनोपोर है। इसके अलावा यहाँ एक और सकर पाया जाता है, इस सकर को हम किसके नाम से जानते हैं, तो प्राय एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। किसके? एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं, एसिटाबुलम। इसी को एबोरल बोल सकते हैं, एबोरल सकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोरल सकर के नाम से जानते हैं, एबोरल सकर। और सबसे नीचे क्या होता है? एक्सक्रीटरी पोर होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है सबसे नीचे। ये इसकी संरचना है। अब आता है, अगर इसके हम बॉडी वाल पे देखें, अगर इसकी बॉडी वाल देखें तो बॉडी वाल कैसी होती है, तो इसमें लैक एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का अभाव होता है, अर्थात इसमें एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो हमने चित्र बनाया है। इसकी जो बाह्य परत होती क्यूटिकल होती है, बाहर सबसे क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल पर कुछ कांटेनुमा संरचनाएं निकली रहती हैं जिसे स्पाइन्यूल के नाम से जानते हैं। स्पाइन्यूल के ठीक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। कौन सी मसल? सर्कुलर। फिर उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं, फिर उनके नीचे या उन्हीं से मिलती जुलती ऑब्लिक मसल्स देखने को मिलती हैं, और सबसे नीचे पैरनकाइमा या मीजेनकाइम उपस्थित रहती है। तो ये इनकी बॉडी वाल है, और बॉडी वाल में कौन कौन सी संरचना देखने को मिलती है वो हमने डिस्कस कर दिया। वही चीज़ें आपको बताएंगे या वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन बने। हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं जोड़ेंगे, या मतलब जैसा नहीं होता मट्ठा, तो मट्ठा को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं आपके पास। और दूसरा ध्यान रखिएगा, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अनुपस्थित होता है, अर्थात लैक माने क्या होता है? अनुपस्थित। इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि फीड्स डाइजेस्टेड मटेरियल, ये पचा पचाया भोजन ही करता है। और जब भाई हम अब वही बात आ गई, अभी हमें दांतों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि चीज़ों को काटते हैं, और मान लेते हैं केवल लिक्विड पीना हो तो इन दांतों की क्या आवश्यकता है? लिक्विड पीने में दांतों की कोई आवश्यकता होती नहीं है, तो धीरे धीरे दांत भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हमें काटना पड़ता है। तो चूंकि ये क्या करते हैं? पचा पचाया भोजन लेते हैं, इसलिए इनमें पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, इनमें पाचन तंत्र कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू इंटेस्टाइनल सीकी, ध्यान रखिएगा, इनकी जो फूड का जो वितरण होता है वो सीकी के द्वारा होता है। इजेशन थ्रू द माउथ, इनमें जो क्या बोल सकते हैं, गंदा पदार्थ जो निकलता है वो माउथ से निकलता है, ध्यान रखना। इजेशन जो होता है थ्रू माउथ, माउथ के द्वारा गंदे पदार्थ बाहर आते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, तो एनाएरोबिक होता है, अनाक्सीकृत इनमें श्वसन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात कर लें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब उत्सर्जन तंत्र, तो इसमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल देखने को मिलती हैं। और इनका जो क्रम है वो क्या है, तो देखिएगा, इनकी जो पैरनकाइमा होती है वो उसमें फैटी एसिड और CO2 होता है, जो कहाँ जाता है? फ्लेम सेल में। फ्लेम सेल से कहाँ जाता है? कैपिलरीज में। कैपिलरीज से कहाँ जाता है? ट्विंग में जाता है। ट्विंग से कहाँ जाता है? वेसल्स में। और वेसल्स से कहाँ जाता है? तो ये क्रम आपको दिया है, पूरा क्रम आपको बता रहे हैं। वेसल्स, और फिर कहता है वेसल से कहाँ जाता है, तो वेसल से जाता है ट्रंक में। और ट्रंक से कहाँ जाता है? ट्रंक। और ट्रंक से कहाँ चलेगा? तो थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ट्रंक से चलता है मेन लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक, मेन लॉन्गी ट्रंक, ये यहां जाता है। यहां से कहाँ जाता है? एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर,
और ये कहाँ से निकलता है, एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्लेम सेल का। अगर फ्लेम सेल से होता है तो फ्लेम सेल में इस तरह से चीज़ें मूवमेंट करती हैं। कहाँ, पैरेन्काइमा, फिर फ्लेम सेल, फिर कैपिलरीज, फिर ट्विंग, फिर वेसल्स, फिर ट्रंक, फिर मेन लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक, फिर एक्सक्रीटरी पोर। इस तरह से फ्लेम सेल में मूवमेंट होता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा क्या, एक तो पूछेगा रेस्पिरेशन कैसा होता है, आपको टिक करना है एनारोबिक। पूछ देगा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है फैस्यूला हेपेटिका का, तो फ्लेम सेल, बस इतना पूछना। और फ्लेम सेल पूछ देगा आता क्या है, फैटी एसिड और CO2, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा ट्विक कहाँ देखने को मिलती है, तो फ्लेम सेल में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इतना ही पूछना है, वही पॉइंट लिखें। इजेशन पूछ देगा कहाँ से होता है, थ्रू माउथ के द्वारा इजेशन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इजेशन किसके द्वारा होता है, थ्रू माउथ के द्वारा इजेशन होता है। तो समझ गए होंगे इजेशन और ये क्या फ्लेम सेल का क्रम बता दिया है। बकाया अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक पढ़ते पढ़ते जितना हम आपको पढ़ा गए हैं, ये कम से कम पूरे दिन में इतनी चीज़ें ख़त्म कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ही शॉर्ट और आपको सारगर्भित चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, डाइजेनेटिक होता है, ध्यान रखिएगा। पूछ देता फैस्यूला हेपेटिका कैसा है, तो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब वो जीव जो अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करते हैं, दो जीवों में पूरा करते हैं, वो जीव जो अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करते हैं, डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक क्या होते हैं, वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक में। तो इसमें पूछता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि फैस्यूला हेपेटिका का प्राइमरी होस्ट क्या है, तो भेड़ जो होती है इसका प्राथमिक पोषक है। फिर पूछ सकता है सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, तो स्नेल है। क्या है, स्नेल, घोंगा। क्या है, घोंगा, इसका द्वितीयक पोषक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं, इसके नर्वस सिस्टम कैसा होता है, बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं। ब्रेन तो एक्चुअली में लगभग ना के बराबर होता है, ब्रेन की जगह सेरेब्रल रिंग पाई जाती है। 3 पेयर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, इसमें कितनी पेयर नर्व कार्ड उपस्थित रहती हैं, तो इनमें प्रायः 3 पेयर या 3 जोड़ी नर्व कार्ड देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, डॉर्सल नर्व कार्ड, डॉर्सल नर्व कार्ड, लेटरल नर्व कार्ड और पेरीफेरल नर्व कार्ड। इस प्रकार से इनमें 3 प्रकार के नर्व कार्ड देखने को मिलते हैं। ये हमने पिक्चर बनाया था। ये देखिएगा, ये वाली जो रिंग है, ये सेरेब्रल रिंग है। सेरेब्रल रिंग से ऊपर की ओर नर्व निकली है, इन्हें एंटीरियर नर्व कार्ड के नाम से जानते हैं। जो पोस्टीरियर नर्व कार्ड होती हैं उनमें से ये है डॉर्सल नर्व कार्ड, मध्य वाली है लेटरल नर्व कार्ड और ये नीचे वाली है पेरीफेरल नर्व कार्ड। तो इस तरह से इनमें नर्व कार्ड हमें दिखाई देती है। तो नर्व कार्ड प्रायः कहाँ कैसे दिखाई देती है, प्रायः 3 जो पोस्टीरियर भाग में निकलती है, तो सेरेब्रल रिंग से 3 प्रकार निकलती है, डॉर्सल नर्व कार्ड, लेटरल नर्व कार्ड और पेरीफेरल। हो सकता है कितने नर्व कार्ड निकलती, तो 3 प्रकार की निकलती हैं पश्च भाग में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इसके जनन की बात करें, तो इसमें रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, नर जननांग की, नर जनन अंग की क्या होता है, तो टेस्टिस देखने को मिलते हैं। टेस्टिस किस में खोलते हैं, तो वास डिफरेंस में खोलते हैं। वास डिफरेंस किस में खोलता है, तो सेमिनल वेस्किल्स में खोलते हैं, जिसमें स्पर्म स्टोरेज होते हैं। पूछ सकता है स्पर्म स्टोरेज क्या होते हैं, सेमिनल वेस्किल्स में होते हैं। सेमिनल वेस्किल्स से ये एजाकुलेटरी डक्ट में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, एजाकुलेटरी डक्ट, और एजाकुलेटरी डक्ट से सिरस में खुलते हैं, सिरस। और यही पेनिस से संबंधित है, किससे संबंधित है, पेनिस। और पेनिस से कहाँ जाते हैं, जीनाइटल आर्ट्रियम में। कहाँ, जीनाइटल आर्ट्रियम में, ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट पूरा लिख लीजिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट। इनमें क्या उपस्थित रहती है, तो इनमें प्रायः प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो उपस्थित रहती है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जननांग। तो मादा में ओवरी सिंगल पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता है सिंगल ओवरी फैस्यूला हेपेटिकम कितनी ओवरी होती हैं, तो 1 ओवरी होती है। उसके अलावा ओविडक्ट पाई जाती है, ये भी पूछता है। ललर्स जो लरर्स कैनाल होती है वो
किस में देखने को मिलती है, तो आप लगाएंगे फैसियोला हिपैटिका, लरस कैनाल। पूछ देता है टेम्परेरी वेजाइना किस में देखने को मिलती है, तो फैसियोला हिपैटिका। बोलते हैं लरस कैनाल को किसके नाम से जानते हैं, तो टेम्परेरी वेजाइना के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। इसके अलावा इसमें योक, रिजर्वायर्स पाए जाते हैं, यूट्रस पाया जाता है, मेहलिस ग्लैंड भी इसमें देखने को मिलती है। ये नाम सब क्रम से आप रट लीजिएगा। अब हम पिक्चर तो लेके आएंगे नहीं, अगर पिक्चर लेके आएंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा और डाटा बहुत ब्रॉड हो जाएगा। फैसियोला हिपैटिका को मेरा मकसद है कि बस उन्हीं चीज़ों को आपके साथ शेयर करना जो एग्ज़ाम में हूबहू रखी मिले। हम फिर आपसे कहना चाहेंगे आपको डिटेल पढ़नी है, कोट पाल त्यागी की बुक लेके आप पढ़िए। आपने हाई स्कूल मतलब इंटरमीडिएट, बीएससी और एमएससी में खूब डिटेल पढ़ी है, और उस डिटेल की वजह से चयन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ने से। तो आप डिटेल अगर पढ़नी है तो आप इन वीडियो देखने के बाद आप सेम टू सेम यही चैप्टर खोलकर आप कोटपाल त्यागी की बुक को पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप वो चीज़ें वहाँ से समझिए। अगर हम समझाने आपको बैठेंगे बीएससी की तरह, क्योंकि अगर लिखित वाला एग्ज़ाम होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है कि आपको लिखना है, जैसे कि जीआईसी में लिखना है, तो आपको पिक्चर बना के बाकायदे उसकी लेबलिंग करके, मगर हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम इतना करने लगे तो ये जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है वो लगभग 2 साल में ख़त्म होगा, क्योंकि पूरी एमएससी पढ़ानी पड़ेगी, पूरी बीएससी पढ़ानी पड़ेगी और इंटरमीडिएट पढ़ाना पड़ेगा। तो ये कम से कम 2 ढाई 3 साल लगेंगे। तो ऐसा मतलब क्या है पढ़ाई का, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखते हैं। कपुलेशन क्या होता है इसमें, कपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो कपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, यानी इसको बोलते हैं मैथुन और फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं निषेचन। निषेचन तो फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते चलिएगा जो हम इंपॉर्टेंट कहते हैं। पूछता है फैसियोला हिपैटिका में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ओविडक्ट में होता है। कहाँ होता है, ओविडक्ट। वेटेलाइन ग्लैंड फॉर्म्स सेल अराउंड फर्टिलाइज एग। पूछ देता है कि वो कौन सी ग्रंथियां हैं जो इसके जो एग हैं या अंडे जो होते हैं इसके, उसके चारों ओर आवरण का निर्माण करते हैं। तो वेटेलाइन जो ग्लैंड है अंडों के चारों ओर सेल या कवच का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें, फर्टिलाइज एग में ही कवर बनता है। अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में बोलें तो अब हम क्रमशः इसकी बात करेंगे और क्रमशः देखेंगे। तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है, सीप, भेड़ है, भेड़ में जो फेशियल मैटर होता है, यानी जो मतलब पोटी करती है या लेटिंग करती है, या वो उसको लेड़ी बोलते हैं, हमारे इधर लेड़ियाँ बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो बकरी जो लेड़ी करती है, गोल गोल ठोस चूँकि उसकी होता है फेशियल मैटर, तो आउट द फर्टिलाइजेशन उसकी लेड़ियों के साथ या उसके पोटी के साथ या उसके लेटरिंग के साथ क्या आती है, फर्टिलाइज एग आ जाते हैं इनके। ये फर्टिलाइज एग है, ये क्या है, फर्टिलाइज एग है। इनमें फर्स्ट क्लीवेज हुआ, पहला क्लीवेज हुआ, तो इनमें 2 सेल बनी। प्रोपोगेटर सेल कौन बनी, प्रोपागेटर सेल कौन बनी, प्रोपागेटर सेल। और नीचे वाली कौन सी बनी, सोमेटिक सेल, ध्यान रखिएगा। इनमें फिर डिवीजन हुआ, तो फिर कितनी बनी, तो ये ऊपर वाली 2 में विभाजित होगी, फर्स्ट और सेकेंड, जिसे हम इनर सरफेस ऑफ लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर सरफेस ऑफ लार्वा। और नीचे वाली को जर्म बाल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद इनमें विभाजन होता गया, तो मारुला बना, मारुला के बाद बास्टुला बना, गैस्टुला बना, और जर्म लेयर जो बनी बाद में ये बन गया मीरासीडियम लार्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। मीरासीडियम लार्वा पूछते हैं, मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा कैसा होता है इसकी भी बात कर लें। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन और कुछ आपसे डाटा पूछेगा। तो देखिएगा, एक इनके लार्वा के लिए हमने बनाया था, माननीय श्री रामचंद्र मिले। इनके 5 लार्वा होते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 लार्वा। और इनका क्रम पूछता है, क्या पूछता है, क्रम। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी। ट्रिक क्या बनाई थी, देख लीजिएगा। माननीय
माननी श्री रामचंद्र मिले, बस इतने में मिला था। माननी से हो गया मीरासीडियम, श्री से हो गया, श्री यस से स्टार्ट होता है स्पोरोसिस्ट, और राम से हो गया रेडिया, रेडिया हुआ, और चंद्र से क्या हुआ, चंद्र से हुआ सरकेरिया, चंद्र सी से स्टार्ट होता है सरकेरिया, और मिले से क्या हो गया मेटा, बस सरकेरिया के बाद तुरंत आता है मेटा सरकेरिया, 5 हो गए, बस इनका क्रम याद हो गया। माननीय श्री रामचंद्र मिले, इससे क्या होगा मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया, मेटा सरकेरिया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपको ये लेकर आए हैं पॉइंट। अच्छा, ये जो लार्वा देख रहे हैं ये हमारा है लार्वा मीरासीडियम। मीरासीडियम में 21 काइटिनस प्लेट पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कितनी ये जो ये देख रहे हैं इसमें ये खांचे खांचे देख रहे हैं, ये काइटिनस प्लेट है, तो पूछ सकता है कितनी काइटिनस प्लेट देखने को मिलती है। 21 काइटिनस प्लेट की संख्या कितनी थी 21, और कितने रो में होती है, यहाँ तो रो 1 2 3 4 5, कितनी रो में होती है तो 5 रो में होती है। और क्या पाए जाते हैं सीलिया पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं सीलिया, और सीलिया पाए जाएंगे तो मतलब ये पानी में तैर रहा होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं, इसमें जर्म बाल्स उपस्थित होते हैं, इसके अलावा आई स्पॉट उपस्थित होते हैं, और ये वाटर स्विमिंग करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन चुका है पीजीटी में, इस बार नहीं इससे पिछले वाले में, हमें लगता है 19 में जो हुआ था वो बना था, उसमें पूछा था वो लार्वा कौन सा है जो फ्री स्विमिंग करता है, तो जो मीरासीडियम लार्वा है वो फ्री स्विमिंग स्वतंत्र रूप से तैरता है, और इसमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि इसमें और क्या जर्म बाल्स किसमें उपस्थित रहते हैं तो मीरासीडियम लार्वा, इसके अलावा आई स्पॉट भी पाए जाते हैं, ये करेक्टर आप रख लीजिएगा। इसके बाद आता है स्पोरोसिस्ट लार्वा, क्या आता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा किस में देखने को मिलता है तो इसी का अगला लार्वा कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट में, इसमें भी जर्म बाल्स देखने को मिलते हैं, इस तरह इसका पिक्चर होता है। ये क्या होता है सिंपलेस्ट लार्वा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है सबसे सिंपलेस्ट लार्वा फैसियोला हिपैटिका का कौन है तो यही लार्वा है। इससे 5 से 8 रेडिया लार्वा डेवलप होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है किस लार्वा से रेडियल लार्वा का निर्माण होता है तो एक स्पोरोसिस्ट, ये कौन सा है स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडिया लार्वा बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने लार्वा बनते हैं 5 से 8 रेडिया लार्वा बनते हैं, कितने बनते हैं 5 से 8 रेडिया लार्वा देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है तीसरा नंबर रेडिया लार्वा। रेडिया के अंदर सरकेरिया लार्वा डेवलप होते हैं, देखना क्या रेडिया किससे बना स्पोरोसिस्ट से, स्पोरोसिस्ट से कौन बना रेडिया बना, और रेडिया से कौन बना तो रेडिया से कौन सा बन रहा है तो रेडिया से सरकेरिया बन रहा है। क्रम याद रखिएगा, बहुत बिल्कुल चुनिंदा पॉइंट है, लिखा तो है एक एक पेज का, एक एक लार्वा बुक में एक एक पेज दिया रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो रेडिया के अंदर क्या बनते हैं सरकेरिया लार्वा का डेवलपमेंट होता है, रेडिया लार्वा के अंदर रेडिया लार्वा भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा रेडिया लार्वा के अंदर सरकेरिया भी बनते हैं और रेडिया लार्वा के अंदर रेडिया लार्वा भी बनते हैं, दोनों बनते हैं, सरकेरिया भी बनते हैं और रेडिया के अंदर रेडिया भी बनते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा माउथ, ओरल सकर्स और फेरेंजियल ग्लैंड्स और जो गट होती है ये उपस्थित रहती हैं, क्या रहती हैं उपस्थित रहती हैं, ध्यान रखिएगा ये कैसे रहती है उपस्थित रहती हैं। अब आता है सरकेरिया लार्वा, ये है सरकेरिया लार्वा। सरकेरिया लार्वा, सरकेरिया लार्वा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरकेरिया लार्वा में टेल पाई जाती, पूछ देता किस लार्वा में टेल उपस्थित होती तो सरकेरिया में।
एसिटाबुलम डेवलपमेंट होता है, यानी सकर इसमें ये वाला डेवलपमेंट होता है जिसे एस्टाबुलम बोलते हैं या वेंट्रल सकर के नाम से जानते हैं। और सिस्टोजिनस ग्लैंड डेवलप्ड होती है, इसके अलावा सिस्टोजिनस ग्लैंड डेवलप होती है, फ्लेम सेल भी इनमें डेवलप होने लगती है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा था मेटा सर्केरिया में एस्टाबुलम फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी पोर डेवलप होने लगती है। और अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेंगे और आज ये फैस्यूला हेपेटिका खत्म करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जो फर्टिलाइज एग होता है उसके बाद मीरासीडियम लार्वा बना, मीरासीडियम के बाद स्पोरोसिस्ट बना, स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया बना, रेडिया के बाद सर्केरिया बना, सर्केरिया मेटा सर्केरिया। अब यहाँ पूछ देता है कि कौन सा लार्वा स्नेल को इफेक्टेड करता है, किसको, स्नेल को। तो मीरासीडियम लार्वा स्नेल में इफेक्टेड करता है या स्नेल के अंदर प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा। इन्फेक्टिव स्टेज स्नेल की कौन है, मीरासीडियम। और रेडिया सर्केरिया के बाद मेटा सर्केरिया जो स्टेज होती है, मेटा सर्केरिया स्टेज इन्फेक्टेड करती है सीप को, भेड़ को। वेरी वेरी पूछ देता है कि जो सीप को इफेक्टेड करने वाला लार्वा कौन सा है, तो मेटा सर्केरिया है। बकाया स्पोरोस ये कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। अगर पूछ दे कि स्नेल को कौन इफेक्टेड करता है, तो इफेक्ट करता है मीरासीडियम लार्वा, स्नेल को इफेक्ट करता है, वो भेड़ को इफेक्ट नहीं कर सकता या इन्फेक्टेड नहीं कर सकता या उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोनोसियस होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। इसी के साथ फैस्यूला हेपेटिका होता है खत्म। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार।